A very good afternoon, dear all the delegates, and very good afternoon, Patil sir. Good afternoon, all. Good I afternoon. I Good request afternoon. yes sir, yes sir. So let's welcome our respected speaker, Vaidya Rajendra Patil sir, BMS MD in द्रव्यगुण from सोलापुर महाराष्ट्र। आज हमारे बीच एक ऐसे स्पीकर उपस्थित हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों से आयुर्वेद, पांचभौतिक चिकित्सा, रसशास्त्र और समाज सेवा के कार्य में क्षेत्र में अत्यंत समर्पण के साथ कार्य किया है। डॉक्टर रविंद्र पाटिल सर इज हाईली एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन, रिसर्चर, टीचर और सोशल कंट्रीब्यूटर भी रह चुके हैं, हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द प्रमोशन ऑफ ऑथेंटिक आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल हीलिंग साइंसेस। पिछले लगभग 20 वर्षों से वे पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा हजारों मरीजों का सफल उपचार कर रहे हैं और विशेष रूप से उन्होंने पारंपरिक आयुर्वेदिक औषध निर्मित भट्टी पद्धति, रस औषधि निर्माण और क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस पर गहन कार्य किया है। उन्होंने अब तक 650 से अधिक वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एजुकेशनल सेशंस कंडक्ट किए हैं, जिन्होंने सर के द्वारा जिन वैद्यों ने सर के द्वारा वैद्य हो या विद्यार्थियों ने सर के वर्कशॉप्स किए हैं, उन्हें पता है कि सर हमेशा आयुर्वेदिक औषधि निर्माण, पांचभौतिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान कर रहे हैं through his programs, workshops, and his sessions. Dr. Patil sir has also actively contributed in social awareness activities through Ayurved Vaspit since 2008. उन्होंने स्कूल हेल्थ कैंप्स, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग अवेयरनेस, मेडिसिनल प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स, गो संवर्धन जागरूकता और दुर्लभ औषधीय वनस्पति के संरक्षण के लिए जैसे अनेक सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी एक विशेष पहचान यह भी है कि वे आयुर्वेद को केवल ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टूल मानते हैं। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वर्कशॉप्स में भाग लेकर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स एंड पांचभौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है। मुझे आपके सामने बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि एफडीए अप्रूव्ड रसशाला पारंपरिक औषध निर्मित सर करते हैं और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल ये मानी जाती है। सर के द्वारा इस औषधि निर्माण विभाग का शुरू हुआ है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2015 का उत्कृष्ट वैद्य पुरस्कार और 2018 का सामाजिक योगदान सम्मान प्रमुख है। आज के इस सेशन में डॉक्टर रविंद्र पाटिल सर अपने वर्षों के अनुभव से हमें मार्गदर्शन देंगे और आयुर्वेद के प्रैक्टिकल, ट्रेडिशनल, रिसर्च बेस्ड एस्पेक्ट्स पर वैल्यूएबल इंसाइट्स भी शेयर करेंगे। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, गेट रेडी टू लर्न from the passionate Panchabotik practitioners. So let's welcome our respected speaker, Vaidya Ravindra Patil sir. Namaskar sir. Namaskar. So you can share your screen. You can also start your video. Yes. हाँ सर, आपका वीडियो दिख रहे हैं। जी, स्क्रीन शेयर आप करेंगे पीपीटी का? पीडीएफ जो आपने शेयर किया। जी सर आप तब तक स्टार्ट कीजिए। सभी वैद्यवरों को नमस्कार।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दातार शास्त्री जी की जयंती भी है। इस उपलक्ष्य पे हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना लेक्चर पंचमहाभूत और उसका एक्चुअल रुग्ण परीक्षा कैसे करते हैं, ये हम थोड़ा सा ग्रंथोक्त भाग भी लेंगे, जो कि गुणों की गुणों के ऊपर अपना चिकित्सा होता है, इसलिए हमें ये जरूरी है। ऐसा ना समझे कि घिसी पिसी पिटी कुछ आप ग्रंथोक्त वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। ये सब चिकित्सीय गुण जो है, ये हम चिकित्सा में, डेली चिकित्सा में यूज करते हैं। इसलिए अ, तो हम स्टार्ट करेंगे अब पंचमहाभूत और प्रत्यक्ष रुग्ण चिकित्सा चिकित्सा। सबसे पहले मेरे सदगुरुदेव जी को साष्टांग दंडवत। पांचभौतिक चिकित्सा के आद्य प्रणेते डॉक्टर आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी को सादर नमन। दातार शास्त्री जी ने अ, उदर परीक्षण जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण उदर परीक्षण का जो भाग है, परीक्षण का भाग है, परीक्षण पद्धति है, वो उन्होंने डेवलप की। अ, आगे दातार शास्त्री जी के जो दैवत है ज्ञानेश्वर मायूली जी, उनको प्रणाम प्रणाम। ये पंचमहाभूत, नेक्स्ट मैडम। ये बॉडी में पंचमहाभूत और अपना बॉडी, ये इसका ऐसे अ, जो स्थान है, प्रिडोमिनेटली जो स्थान है वो इस तरीके से दिखाए गए हैं। जो सर का भाग है, उत्तमांग है, वो आकाश है। बीच का जो अपना फेफड़ों का भाग होता है, वो वायु महाभूत से युक्त है। बीच का जो अपना अग्नि स्थान, जो कि नाभि है, नाभि नाभि की जगह पे अग्नि का स्थान है। और नीचे जो बस्ती का भाग है, बस्ती का भाग जो है वो जल महाभूत से प्रिडोमिनेंट है। और अ, नीचे जनन इंद्रिय से नीचे जो भाग होता है वो पृथ्वी गुणों से युक्त है। ऐसे पंचमहाभूतों की प्रीडोमिनेंटली स्थान बताए गए। नेक्स्ट, ये पंचमहाभूत जो कि बेसिक एलिमेंट करके यूज होता है। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, ऐसे बोला है। यानी खादिन्यात्मा, खादिनी यानी जो पांच महाभूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 कारण द्रव्य है जो कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए कारणीभूत है। बाकी कार्य द्रव्य, कारण के ऊपर जो कार्य होते हैं वो कार्य द्रव्य होते हैं। वो अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में उसके परमिटेशंस कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। इसलिए ये जो पंचमहाभूत है, ये पंचमहाभूत बेसिक एलिमेंट्स जो है, ये सृष्टि उत्पत्ति के कारण के रूप में दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले ये पांचभौतिक सृष्टि कैसी बनती है? तो ये पांचभौतिक सृष्टि पांचों महाभूत के, हम ऐसे बोलेंगे अमालगमेशन, ऐसे बोलेंगे, जो कि पांचों जो महाभूत है वो मिल के हमें दिखता है। तो पंचकरण वगैरह भाग आगे आएगा, लेकिन कोई भी चीज हमें दिखनी हो, यानी मनस का भी जो स्पर्श, जो फील है, ये भी भौतिक है। पांचभौतिक के पद्धति से ये चलता है। ये ऐसे पांचभौतिक सृष्टि काम करती है, जो कि व्यपदेशस्तु भूयसा उसको बोला गया है। नेक्स्ट, तो पंचीकरण और पंचम, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पंचीकरण सबसे पहले शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी ने बोला है, जो कि प्रमाण, हम वेदों को प्रमाण राजा करके लेते हैं, इसलिए प्रमाण में वेदों में ये उपनिषदों में ये बताया गया है कि अंबु योनि अग्नि पवन नवसाम समवायतः तत्र निवृत्तिर्विशेषश्च विपदेशस्तु भूयसा सर्वेषां पंचमहाभूतात्मकम् अत्वात् भेदे प्राप्ते भेद हेतु हम व्यपदेश इदं पार्थिवम इदम आप्यहम इत्यानि भेदेन व्यवहारः स भूयसा अधिकेन भूतेन यत्र यस्याधिकम तस्य तेन व्यपदेश। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि अब हम पंचकरण आगे देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। अब पृथ्वी से
हम लय क्रम से देखेंगे, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ऐसे लय हुआ, और सृष्टि उत्पत्ति की पद्धति से देखेंगे तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ऐसे आता है। तो आकाश कहां से उत्पन्न हुआ? तो बोला गया कि आत्मनः आकाश संभूतम, जो कॉन्शियसनेस है, आकाश ब्रह्मन कॉन्शियसनेस, उससे अपनी जो नेक्स्ट में उससे अपने जो महाभूतों की उत्पत्ति हो गई है, ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट, तो ये जो पीछे जो श्लोक था उसका ये अर्थ है, ये हमने फर्स्ट ईयर में सभी ने लिखा होगा, ये पंचीकरण होता है ऐसे। लेकिन ये ना, इसका चिकित्सा में बहुत असरदार उपयोग हमने आज तक करते आए हैं, और पांचभौतिक चिकित्सा में ये हम सीखेंगे ये चीज, तो आगे हम चिकित्सा व्याधि और उसके जो औषधियां है ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम तत्व जब समझ लेंगे ना, तभी हमें समझ में आएगा कि ये क्या होता है, और हम कोई भी चीज, कोई भी औषधि किसी भी डिसीज पे यूज करने को हमें उसकी वो एक ताकत आएगी, उसके हम एबल हो जाएंगे, उसके लिए लायक हो जाएंगे ऐसे। तो पंचीकरण क्या होता है? तो ये पंचीकरण पांचभौतिक संगठन, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो पृथ्वी गुण भूयिष्ठ द्रव्य में क्या होता है पंचीकरण के तौर पे? एग्जाम पृथ्वी गुण भूयिष्ठ यानी हम शरीर ही लेंगे, शरीर पृथ्वी गुणों से युक्त है, यानी ज्यादा गुण उसमें पृथ्वी के हैं, ऐसे नहीं कि सभी गुण पृथ्वी के होते हैं। तो पृथ्वी में हम 100 यानी 100 एक 100 भाग लेंगे तो उसमें उसमें हाफ पार्ट होता है पृथ्वी का तत्व, और जो बचा हाफ पार्ट है तो उसमें सभी बाकी के महाभूत होते हैं, जैसे 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट आप, तेज, वायु, आकाश, ऐसे ये इस तरीके का पंचीकरण होता है। हम आप तत्व लेंगे तो आप गुण भविष्ठ द्रव्य में क्या होता है ये लेंगे तो उसमें हाफ पार्ट आएगा आप तत्व, बाकी के 1/8 पार्ट ऐसे आएंगे। नेक्स्ट, तो ये उसका ग्रंथोक्त श्लोक है, जो कि हम इसको वेदोक्त पंचीकरण जो वेदों में बताया गया है, नेक्स्ट में वेदों में बताया गया है वो ये पंचीकरण है। तो इसका अर्थ भी उन्होंने ऐसे दिया है, ये ठीक है। नेक्स्ट, तो प्रकृति और पुरुष में साम्य क्या है, ये हम मैं धीरे धीरे पहले आपको सिद्धांत सब देखेंगे, सिद्धांत धीरे धीरे, फिर हम महाभूतों के ऊपर जाएंगे। तो उसमें ये सब चीजें हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये इसमें लिया है अपने, ये सब अप्लाइड एस्पेक्ट में है। तो एवं अयम लोक सम्मत पुरुष यावंतो ही लोके भाव विशेष तावंतो पुरुष, यावंतो पुरुषे तावंतो लोके इति बुधास्तु अयम दृष्टुम इच्छन्ति, यानी चरित शरीर में ये क्या आया है कि प्रकृति में जो है वही पुरुष में है, जैसे कि मराठी में बोला गया है पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो अपने शरीर में होता है वही ब्रह्मांड में होता है, ऐसे बोला गया है। तो ये जो महाभूत है, तो इनका जो प्रकृति में जो जो भाग है वो सब अपने शरीर में होता है, और जो शरीर में होता है वही प्रकृति में होता है। ये जो श्लोक है ना, ये हम पांचवतिक पद्धति से जो क्षार धर्मी, आम्ल धर्मी प्रकृति का जो डिसीजन लेते हैं, जो कि आपका बर्थ डेट क्या है उसके अनुसार हम जो कि रक्त धातु की स्थिति निकालते हैं शरीर में, तो उसमें ये श्लोक बहुत काम आता है, तो उसका ही बेस है। अब पृथ्वी महाभूत जो पृथ्वी गुणभूइष्ठ द्रव्य है, जैसे कि मैंने पंचीकरण बोला, तो पंचीकरण में जो प्रीडोमिनेटली पृथ्वी महाभूत है, तो उसको हम पृथ्वी महाभूत के तौर पे द्रव्य के अनुसार हम उसको लेते हैं, जैसे कि पत्थर है, ये अपना माउंटेन्स वगैरह है, तो क्वालिटी महाभूतों की क्वालिटीज क्या क्या है। नेक्स्ट, तो तत्र द्रव्याणि खर, तत्र द्रव्याणि गुरु, गुरु गुण है उसमें, खर गुण है उसमें, कठिन गुण है, मंद स्थिरत्व है उसमें, विशद यानी विशंदन करता है, सांद्र गुण भी है इसमें, स्थूल गंध गुण बहुलानी पार्थिवानी, यानी इतने सारे गुण उसमें, जो कि हम पृथ्वी महाभूत के क्वालिटीज बोलेंगे, ये पृथ्वी महाभूत का द्रव्य है ऐसा कोई बोलेगा तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज प्रीडोमिनेटली रहने चाहिए,
तो उसमें गुरु गुण रहना चाहिए, खर गुण रहना चाहिए, कठिन, उसमें कठिनत्व चाहिए, मार्दव तो उसमें नहीं होता, मंद गुण चाहिए, वो फास्ट नहीं चलेगा, वो मंद ही रहेगा, स्थिर होना चाहिए उसको, मंद है इसलिए स्थिर है, स्थिर है इसलिए मंद है, विशंदन करने वाला चाहिए उसको, स्थान्द्र चाहिए, स्थूल चाहिए, यानी उसको एक वेट और एक वॉल्यूम भी होता है उसको, और उसमें गंध चाहिए, गंध गुण बहुलानी पार्थिवानी। तो उसके कार्य क्या क्या है, तो उसका कार्य है उपचय करना, संघात करना और स्थिरीकरण करना, ये पृथ्वी महाभूत के क्वालिटीज है। नेक्स्ट, तो आगे का महाभूत है आप महाभूत। हम लय क्रम से जा रहे हैं, पृथ्वी से आकाश महाभूत की तरफ हम जाएंगे। तो दूसरा महाभूत है आप महाभूत। आप महाभूत में यानी द्रवत्व, यानी जिसमें लिक्विडिटी है, वो आप महाभूत करके यहाँ दर्शाया गया है। तो आप महाभूत के क्वालिटीज क्या क्या है, नेक्स्ट, तो आप महाभूत में द्रवता है, स्निग्ध सांसिधिक द्रवत्व बोलते हैं इसे। तो उसका गुण स्टेट कुछ भी हो, यानी अभी देखिए पेट्रोल भी इतना ज्वलनशील होता है, इतना फ्लेमेबल होता है, तो उसको हम, आग है, छोटी सी आग है, उसके ऊपर हम झट से हम पेट्रोल डाल देंगे तो वो आग बुझ जाती है। तो ये सांसिधिक द्रवत्व आप महाभूत में होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इसका ये है। तो ये द्रवत्व है, द्रवत्व है इसलिए अंतसने से यानी स्निग्धत्व उसमें है, यानी दो पेशियों को, दो सेल्स को जोड़ने का काम आप महाभूत करता है। तो ये गुण देखिए हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हमें कॉम्प्लेक्शन लाना है, रुक्षता ज्यादा है, शाहू वर्ण ज्यादा है पेशेंट में, और उसको वो बहुत ऐसे क्रूश व्यक्ति है, उसको उसको वेट बढ़ाना है, तो ऐसे जगह पे हम ये स्निग्ध द्रव्य, स्निग्ध और द्रव गुण हम यूज कर सकते हैं। तो शीत, इसमें शीत गुण है, जो द्रव महाभूत है, आप महाभूत है, उसमें शीत गुण होता है। देखिए पृथ्वी भी मंद है और आप भी मंद है, मृदु होता है, कठिन तो पृथ्वी होता है, लेकिन मृदुत्व आप महाभूत में होता है, क्योंकि इसमें स्निग्धता होती है। स्निग्धता होने की वजह से और मृदु होने की वजह से ये पिच्छिल है। पिच्छिल, स्निग्ध और मृदु होने से, मंद भी होने से ये सरगुणात्मक है, और रसगुण बहुलानी आप्यानी। तो इसका कर्म क्या है, तो उत्क्लेदन करना, क्लेदन करना यानी ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, यानी आप महाभूत, आपका काम क्लेदन करना है। तो स्नेह बंधन, दो दो एटम्स को, मैं सेल्स नहीं बोलूंगा और उसको सूक्ष्म करके बोलूंगा, तो दो एटम्स को जोड़ने का काम ये आप महाभूत करता है। तो विषंद, मार्दव, विषंदन करना ये पृथ्वी महाभूत का भी काम था, और ये आप महाभूत का भी काम है। ये स्निग्ध, मंद, मृदु, पिच्चिल और सरगुणात्मक रहने से ये मार्दव ता तैयार करता है, यानी इसे एक सॉफ्ट फील देता है। और प्रहलाद कराणी, प्रहलाद यानी प्रीणन करता है ये शरीर का, मनस का, मनोश्रोतो सो का ये प्रीणन करता है। ये आप महाभूत के मुख्य क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट, तो अगला महाभूत है अग्नि महाभूत, तेज महाभूत। तेज महाभूत ये रूपांतरण का काम करता है। ऊपर के दो महाभूत, नीचे के दो महाभूत, और बीच में अग्नि महाभूत रखा है। ये अग्नि महाभूत दोनों का रूपांतरण है, पृथ्वी आप में से आकाश वायु में, आकाश वायु में से पृथ्वी आप में रूपांतरण का काम करता है। नेक्स्ट, इसके क्वालिटीज क्या रहेंगे बेसिक, तो चरक सूत्र के अनुसार उष्ण गुण सबसे पहले, ये तेज महाभूत उष्ण होता है, उष्ण होने की वजह से तीक्ष्ण है, और ये उष्ण होने की वजह से सूक्ष्म भी है, क्योंकि छेदन करने का काम इसमें होता है। जैसे कि हम पिपली लेंगे, पिपली प्रमाथी द्रव्य बोला गया है, तीक्ष्ण भी नहीं बोला, प्रमाथी द्रव्य बोला गया है। तो ये प्रमाथी द्रव्य यानी इतनी सूक्ष्मता इसमें होती है, जो तेज महाभूत क्वालिटीज जिस जिस द्रव्य में होती है। तो क्योंकि हम ये गुण की चर्चा कर रहे हैं, निर्गुणस्तु गुण स्मृता बोला है, गुण को खुद को गुण नहीं होते, ये किसी पे रहते हैं। जैसे कि यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायित द्रव्यम, ऐसे बोला है, द्रव्य के क्वालिटीज, द्रव्य पे रहने वाली ये चीजें हैं, आश्रित रहते हैं,
इसलिए हम किसी द्रव्य पे, मैंने पिपली का जो एग्जांपल दिया, पिपली एक द्रव्य है, द्रव्य को ऊपर रहने वाला ये गुण है। इसलिए मैं अलग अलग वस्तुएं की एग्जांपल देके मैं आपको बोल रहा हूं कि ये गुण इस पे रहता है, उसके क्वालिटीज ऐसे दिखते हैं ऐसे। तो सूक्ष्म है और उष्ण होने की वजह से लघुता इसमें ज्यादा है। लघुता है तो रुक्षता भी है, उष्णता है, तीक्ष्णता है, सूक्ष्मता है, इसलिए ये रुक्ष है। रुक्ष है तो, और विशद गुण विशंदन करने वाला है। विशद गुण बहुलानी अग्नियानी, यानी ये क्लीनता करने का भी काम करता है, क्योंकि रुक्ष है, लघु है इसलिए। तो इसके मुख्य कर्म क्या रहेंगे? ये दाह करता है, पाक करता है। दाह हो गया तो पाक हो गया, आगे जाकर, आगे जाकर पाक हो गया तो प्रभाव वर्ण कर, प्रभा देने, कॉम्प्लेक्शन देने का काम तेज महाभूत का है। हम पाचन ठीक करेंगे किसी का, तो उसमें रक्त का जो प्रसादन है, ये काम तेज महाभूत का है। तेज महाभूत ठीक हो गया शरीर में से तो कॉम्प्लेक्शन अपने आप आ गया। बाल वृक्ष हैं तो उसको मुझे कॉम्प्लेक्शन देना है, उसको ऐसे चमक देनी है, चमकदार केस करने हैं, बालों को करना है। तो क्या करेंगे हम? उसका अग्नि इस तरीके से करके देंगे, ऐसी दवाइयां यूज करेंगे जिसमें ये प्रभा यानी कॉम्प्लेक्शन देने का काम करेगा। ये तेज महाभूत के भूत के क्वालिटीज अपने हर एक पेशेंट के डेली रूटीन प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं इस तरीके से। तो ये प्रभाव और वर्णकराणी, वर्ण मैंने बोला तो कॉम्प्लेक्शन, ये वर्णकराणी, ये तेज महाभूत के कर्म है। नेक्स्ट, सबसे अब आगे वाला महाभूत आ गया वायु महाभूत। वायु भाव में रूप रहित स्पर्शवान वायु बोला है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम सिर्फ स्पर्श से फील कर सकते हैं, ये वायु महाभूत है। तो इसके क्वालिटीज क्या रहेंगे? नेक्स्ट, तो लघुता है इसमें, जैसे कि तेज में भी लघुता है, इसमें भी लघुता है। और वायु तेज महाभूत उष्ण है, लेकिन वायु महाभूत शीत है। और उसके साथ में आपने देखा वहां आप महाभूत भी शीत है, तो इसमें रुक्षता है। वायु महाभूत खरता रुक्षता निर्माण करता है ज्यादा, कि शाव वर्ण लाता है। देखिए इतना सारा इतना रुक्षता उसमें होता है कि खर गुण और शा यानी रुक्ष के आगे खरता आता है, रुक्ष के आगे खरता आता है। उसको एक अपीयरेंस, क्योंकि हम रूप रहित स्पर्शवान वायु फील ही कर सकते हैं उसको। तो विशद गुण सूक्ष्म गुण है, महाभूत वायु महाभूत सूक्ष्म है बहुत सारा। और स्पर्श गुण बहुलानी, स्पर्श से ये हमें पता चलता है, इसलिए स्पर्श गुण बहुलानी वायव्यानी तानी। तो उसके कर्म क्या रहेंगे? ये रुक्षता निर्माण करता है शरीर में, और बहुत ज्यादा हुआ वायु महाभूत ज्यादा बढ़ा शरीर में तो ग्लानि भी तय करता है। विचार यानी वैचारिक क्षमता, यानी जो मानस मनो मनस के जो विषय है, चिंतन विचार ध्येय संकल्प, ये सब विचार के काम वायु महाभूत से ही चलते हैं। विच्छंदन करता है, वैशद्य करता है, और लाघवकरण यानी लघुता निर्माण करता है शरीर में, ये वायु महाभूत के कर्म है। नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट वाला महाभूत आएगा आकाश महाभूत। नेक्स्ट, तो आकाश महाभूत, ये हम जो हॉलोनेस है उसके, उसको आकाश महाभूत बोलते हैं। तो इसमें विविक्त गुण है, यानी एक एटम, आप महाभूत क्या करता था कि दो एटम को जोड़ता था, लेकिन दो एटम्स में फर्क जो है ये करने का काम आकाश महाभूत का है। तो आकाश महाभूत के क्वालिटीज क्या रहेंगे? आकाश महाभूत मृदु है, मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, लघु होने की वजह से सूक्ष्म है, श्लक्ष्ण है, श्लक्ष्ण है, और शब्द गुण बहुलानी, यानी शब्द गुण कम आकाशम बोला है। जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको ये सुनाई दे रहा है, ये आकाश महाभूत की वजह से है। यानी एक शब्द गुण ऐसा गुण है जो कि आकाश महाभूत में ही रहता है। तो यहाँ वॉल्यूम क्रिएट किया गया, यानी जो वैक्यूम क्रिएट किया, सॉरी वैक्यूम क्रिएट किया गया, तो इसमें ये मेरा आवाज जो है आपको सुनाई नहीं देगा।
तो ये काम शब्द गुण बहुलानी आकाशात्मका तानी, तो उसके कर्म क्या रहेंगे? तो इसमें कर्म मार्दवता तैयार करना, सौशीर्य करना, सुशीलता निर्माण करना और लघुता निर्माण करना, ये आकाश महाभूत के कर्म है। नेक्स्ट, तो महाभूत के एक्शंस यानी कर्म क्या है, हम एक सिद्धांत के तौर पे हम इसके कर्म लेंगे, तो ये सिद्धांत के तौर पे हम लेंगे तो ये चरक शारीर स्थान में से एक सिद्धांत है, जो कि गर्भ की व्याख्या में ये आया है। तम चेतनावस्थितम वायुरुपचति तेज एनम पचति पृथिवीं सहन्ति आपः क्लेदयन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीवाग्रहण कर्ण भिरंगे रूपेत सदा तदा शरीरम इति संज्ञा लभन्ते। तम चेतनावस्थितम, चेतना जब शरीर में आता है तो आगे महाभूतों के काम क्या क्या होंगे? वायु विभजति, वायु का काम है, वायु महाभूत का काम है विभाजन करना, सेल डिवाइड करना। जो जाइगोट है उसको अलग अलग यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे डिवाइड करते जाना, ये काम है वायु का, वायु महाभूत का काम है गर्भ में। तो तेज एनम पचती, पचन हुए बिना डिवाइडेशन कैसे होगा? तो पचन का काम तेज का है। पृथ्वी में सहंती, एक मास तैयार करना, एक बल्कीनेस तैयार करना, एक वॉल्यूमेट्रिक चीज तैयार करना, गर्भ को तैयार करना, तो ये पृथ्वी का काम है, संहनन करने का काम है। आप क्लेदयंती यानी क्लेदन किए बिना, मीडिया तैयार किए बिना, तो उसका ये क्या होगा? मीडिया तैयार किए बिना आगे उसका विवर्धन कैसे होगा? ये काम आप महाभूत का है। तो स्पेस तैयार करने का काम आकाशम विवर्धयति, विवर्धन करना यानी स्पेस तैयार करने का काम आकाश महाभूत का है। तो ऐसे अलग अलग महाभूतों के मुख्य कर्म के तौर पे हमने ये सिद्धांत लिया है। नेक्स्ट, हाँ इसमें हम एक और चीज है कि ओनली कर्म पुरुष इज एबल फॉर चिकित्सा, यानी बोला गया है कि चतुर्विंशति पुरुष ही चिकित्सा के लिए लायक है। शरीर और पांचभौतिक द्रव्य ये दोनों पंच महाभौतिक भूतों से युक्त है। तो इसलिए कभी कभार ऐसे बोलते हैं जो अतिवाहिक पुरुष है जिसमें 17 तत्व होते हैं, सिर्फ 5 महाभूत नहीं होते, वो अदृश्य होता है, उसकी चिकित्सा जैसे भूत प्रेत की चिकित्सा मणिबंध ऐसे ग्रंथों में बताए गए हैं। तो ये काम पंचभौतिक मेडिसिन से ही किया जाता है। जैसे मणि मंत्र माला ऐसे जो चीज किए हैं, हम शब्द बोलेंगे तभी उसका अर्थ प्रकट होगा, तभी उसके अर्थ से उसका शक्ति उसमें स्पंदनों के स्वरूप में शक्ति उस पर काम करेगी। ये अतिवाहिक पुरुष का भी काम ऐसे है, लेकिन इसमें एक चीज बोली गई है कि कर्म पुरुष की ही चिकित्सा हम कर सकते हैं, जिसमें 17 तत्व प्लस 5 एलिमेंट्स यानी 5 महाभूत हैं, वही चिकित्सा के लिए योग्य है, ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट, और एक सिद्धांत इसमें यूज किया गया है, तो वो क्या है कि कार्य और कारण भाव, यानी देर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज। नेक्स्ट, देर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज, जैसे कि पांचभौतिक चिकित्सा ये बोलने का कारण क्या है कि इसमें पांचभौतिक चिकित्सा ये हेतु विपरीत चिकित्सा है, याद रखिए। हम हेतु पेशेंट का निकाल के रखेंगे तभी हम इसको उसके उसके ऊपर चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेंगे कि मुखपाक, मुखपाक किसकी वजह से हुआ है? कुछ हरी मिर्च जैसी चीजें खाने से हुआ है, फास्ट फूड खाने से हुआ है, या रात को जगने से हुआ है, या बहुत स्ट्रेसफुल दिन गए हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे विप्रकृष्ट सॉरी सन्निकृष्ट निदान से 2 4 दिन 8 दिन 10 दिन नींद ही नहीं हुई, काम बहुत सारा था, या क्यों काम का प्रेशर बहुत सारा था, तो इसलिए मुखपाक हुआ। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस अलग अलग रहेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया मुखपाक का। तो इसी तरीके से ये पांचभौतिक चिकित्सा व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा नहीं है, ये हेतु विपरीत चिकित्सा है। इसलिए
कारण के बिना कार्य नहीं होगा, हेतु के बिना डिसीज नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा। व्याधि यानी कार्य है, और उसके कारण के तौर पे निदान सेवन है। निदान आप ढूंढ लो। निदान पेशेंट से हम जो बात कर रहे हैं, प्रश्न परीक्षा से वगैरह जो हम लेते हैं, वो चीज, जैसे कि हम उदर परीक्षण भी करते हैं, उदर परीक्षण करके हम पेशेंट को पूछते हैं आपने ये किया है, वो किया है क्या, तो उस तरीके से औषधि डिसाइड होती है। तो हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ऑक्यूपेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ हेतु सेवन, ये याद रखिए। उसका जो व्यवसाय है वो भी हेतु सेवन का एक भाग है। जैसे कि कोई आदमी है, उसका हमारे यहाँ टॉयल की बहुत सारी फैक्ट्रियां है, जैसे कि टर्किश टॉयल्स बनते हैं, तो उसमें धागों का काम होता है। धागे बहुत सारे सूक्ष्म पद्धति से जो दिखते नहीं, वो उड़ते ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को दुष्ट प्रतिशय जैसे व्याधियां, आप सालों तक मेडिसिन देंगे तो भी कम नहीं होगा। तो उसका ऐसे चीजें आप बोलिए लाइफ स्टाइल में चेंज करने के लिए, कि वो जो धागे है अपने शरीर में वो कंज्यूम नहीं करेगा, तो उससे हम थोड़ा मेडिसिन देंगे तो भी उसको रिजल्ट ठीक तरह से आ जाएंगे। ऐसे हेतु उसका ऑक्यूपेशन भी हेतु से उनके तौर पे हमें लेना चाहिए। इसलिए जो केस पेपर है, उसको उसमें उसका व्यवसाय लिखा ही रहता है। वो घूमता है ज्यादा, तो उसके प्लेहा पे असर हो गया। वो बैठा है, जैसे कि अपने जैसे डॉक्टर है, वकील है, उनके यकृत पे बुद्धि के नाद आते हैं। तो कोई टीचर है, उसके उसमें बुद्धि के नाद आते हैं। तो ये हेतु सेवन करके हम व्यवसाय को लेते हैं। नेक्स्ट। तो दोष और पंच महाभूतास, दोषों का संगठन और पंच महाभूतों का संगठन कैसे हैं? तो वात, पित्त और कफ, यानी अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, आग्नेयम पित्तम, वायुवाकाश धातुभ्याम वायु, ऐसे बोला है। यानी वायु और आकाश के, वायु महाभूत और आकाश महाभूत से वात दोष बना है। आग्नेय पित्तम यानी तेज महाभूत से पित्त की उत्पत्ति हुई है। और वायु कफ यानी पृथ्वी और आपके क्वालिटी से कफ की उत्पत्ति हुई। ये दोष और पंच महाभूतों का संबंध है। नेक्स्ट। तो दोष साम्यम अरोगता। नेक्स्ट। तो वात दोष, वायु महाभूत और आकाश दोषोत्पत्ति कैसे होती है? वायु और, अभी बताया मैंने, तो वायु और आकाश महाभूत से वात दोष की उत्पत्ति हुई, अग्नि महाभूत से पित्त दोष की उत्पत्ति हुई, और कफ दोष आप पृथ्वी महाभूत से उत्पत्ति हुई। तो रोगस्थ दोष वैषम्य, दोष विषम हो गए, यानी क्या हुआ? यानी ये महाभूत पहले बिगड़ गए। नेक्स्ट। तो रोगी की उत्पत्ति हुई, यानी महाभूत पहले बिगड़ गए। तो महाभूत पहले बिगड़ने से फिर दोष बिगड़ गया। रोगस्तु दोष वैषम्य, रोग कब हुआ? पहले महाभूत बिगड़े, फिर उसको मैनिफेस्टेशन अभी नहीं हुआ, उसके व्यक्तता नहीं हुआ। यानी जो षटक्रिया काल की स्थिति है, वो अभी 2-3 स्टेज पे ही वो आया है। तो संचय अंच प्रकोप अंच प्रसर तक ही आया है। तो ये पहले क्या होता है, अंदर महाभूत बिगड़े रहते हैं, बाद में शरीर के भावों का, मैं त्रिदोष बोलूंगा नहीं, सब जो शरीर भाव है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, जो शरीर भाव है, ये सब इस तरीके से विशिएट हो जाते हैं, यानी वो बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट। तो पहले पंचमहाभौतिक संगठन बिगड़ जाता है, फिर दोष अपना जो प्राकृत स्थिति है ये खो देते हैं, और अलग अलग व्याधियों की निर्मित इसमें हो जाती है। नेक्स्ट। तो इसलिए सबसे पहले क्या आता है पांचभौतिक चिकित्सा में, हम ये दोष, ये अभी ये वात यानी ग्रहणीय, वातज ग्रहणीय, पित्तज ग्रहणीय, कफज ग्रहणीय, ऐसे नहीं लेते हैं। तो इसमें आकाश और ये महाभूत कम है, नेक्स्ट में ये महाभूत कम है, ये महाभूत कम है, ऐसे व्यवहारिक गोष्ठी नहीं समझाने के लिए बोलते हैं। तो इसमें सबसे की इंग्रेडिएंट क्या है चिकित्सा में, पांचभौतिक चिकित्सा में? नाद परीक्षा। दातार शास्त्री जी को 1995 को दूसरा बृहत्तर रत्न मिला, ये नाद परीक्षा के लिए। उन्होंने एक उपभ्रमणात्मक कार्य किया है इसमें, एक यूनिक थ्योरी
है जो परीक्षण पद्धति है, जैसे हम्म, हम्म, प्रश्न परीक्षा वगैरह हम कहते हैं, ताड़न वगैरह चिकित्सा, ये ताड़न चिकित्सा इसमें है। ये नाद परीक्षा, यानी शब्द एक ऐसा ऐसा गुण है जो कि सभी महाभूतों में रहता है। इसलिए हम शब्द से महाभूतों का जजमेंट शरीर में क्या है ये ले सकते हैं। तो ये इससे जब हम नाद परीक्षा ठीक तरह से सीख लेंगे तो पांचभौतिक चिकित्सा हम कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे, ना कि कोई हम फलत्रिकादि यूज कर रहे हैं या और कोई हरड़ू जैसे द्रव्य यूज कर रहे हैं। तो हम थेरी नहीं यूज कर रहे, हम द्रव्य यूज कर रहे हैं। उन्होंने जो द्रव्य हमें दिया है वो यूज कर रहे हैं, उसको पांचभौतिक चिकित्सा नहीं बोलेंगे। तो साधारण रोगोत्पत्ति कैसे होती है, नेक्स्ट। तो रोगोत्पत्ति का एक मैंने इन जनरल जो संप्राप्ति का अ, दिशा है ये हमने लिया है। जैसे कि सबसे पहले हेतु सेवन होता है, पृथ्वी और आप्य गुणों की वृद्धि होती है। पृथ्वी गुण युक्त द्रव्यों का ज्यादा सेवन, आप्य गुण युक्त द्रव्यों का जैसे ज्यादा सेवन, जैसे कि नॉन वेज खाना ज्यादा, विषम आचरण करना, रात में देर से खाना, ये हेतु सेवन हुए। इससे क्या होगा कि पृथ्वी और आप्य गुणों की वृद्धि हो गई शरीर में। उससे क्या होगा, आमों की आम उत्पत्ति हो गई, क्योंकि अग्नि बिगड़ गया, अग्नि के ऊपर कहवर आ गया, तो उसमें आम उत्पत्ति हुई। आम उत्पत्ति होने से वो पृथ्वी और आप गुणों से युक्त है, वो तेज को खा जाएगा या कम करेगा। इससे क्या होगा, अग्निमांद्य होगा। अग्निमांद्य होने से प्रकृत पचन जो चल रहा है, पचन व्यापार जो चल रहा है वो बिगड़ गया। बिगड़ने से जहां जहां स्थान संशय हुआ है, जहां जहां स्थान संशय हुआ है वहां वहां रोगी की उत्पत्ति हो गई, ऐसे हम कहेंगे। तो ऐसे हेतु सेवन से रोगोत्पत्ति करता, यानी पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई और व्याधि दर्शन हुआ। ये पहले भाग में दातार शास्त्री जी ने बोला, पांचभौतिक चिकित्सा भाग 1 में बताया गया है की पंच महाभूतांची उत्पत्ति आणि व्याधि दर्शन, इस चिकित्सा में ये जो उसका मैंने समरी करके ये संप्राप्ति तैयार की है। नेक्स्ट, तो व्याधिनाश कैसे होगा, व्याधिनाश कैसे होगा, व्याधिनाश होगा व्याधिनाश कैसे होगा, तो पंचमहाभूत का विलीनीकरण करो और फिर व्याधिनाश होगा। कैसे, आम की उत्पत्ति हुई है, अग्निमांद्य हुआ है, तो अग्नि संदूषण करो। अग्नि संदूषण के बाद महाभूत विलीनीकरण टुवर्ड्स प्रलय, जैसे कि पृथ्वी आप में विलीन हो गया, आप तेज में हो गया, तेज वायु में हो गया, वायु आकाश में हो गया, बस हो गया प्रलय। यानी प्रलय की तरफ से महाभूतों का विलीनीकरण करो, यानी ऐसे औषधि द्रव्यों की योजना करो जिसका आ, ये आम हटाने में ये काम करेगा। तो हम यकृत पे काम करेंगे, जैसे कि हिंदी में बोला जाता है कि आप महाभूत का विलीनीकरण ऐसे होता है, औषधि अलग अलग औषधियां यूज करके, जैसे कि हम दीपन पाचन करके जो ग्रंथोक्त वर्डिंग्स है वो यहाँ अलग तरीके से लिया गया है। यहाँ दीपन पाचन नहीं करते, जैसे कि अलग अलग जो औषधि द्रव्य है, अग्नितुंडी वटी वगैरह, चित्रकदी वटी वगैरह देके हम पाचन करते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, यकृत में जो पित्त का सिक्रीशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम ठीक तरह से करेंगे, जैसे पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विसर सरम द्रवम, ये हम ठीक करेंगे तो ये प्राकृत पचन हो गए। ये औषधि के अलग अलग परिणाम, जैसे कि उसका वीर्य, उसका प्रभाव, उसका कर्म, ये आया है वनौषधींचे गुणधर्म करके जो तीसरा चौथा पार्ट है दातार शास्त्री जी का, उसमें ये सब आया है। औषधि प्रभाव कर्म से कैसे काम करते हैं, वीर्य की पद्धति से औषधि कैसे काम करते हैं, इसका अलग अलग उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। ये औषधि परिणाम, ये इनके परिणाम से जो कार्य उत्पन्न होता है वो व्याधिनाश के लिए कारणीभूत होता है। ये हमने
जैसे संप्राप्ति तैयार हुई उसी तरीके से हमने उसको ब्रेक डाउन किया। ये हुआ व्याधिनाश। नेक्स्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण जो कि मैंने महाभूतों के गुण आपको बताए हैं, ये क्या है? ये है सब गुरुवादी गुण है। वैसे तो गुरुवादी गुण 10 है, लेकिन विपरीत विपर्य है इसमें बोला है। गुरुर्मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र, आपको सबको पता ही होगा। तो इसमें विपरीत विपर्य, गुरु के विरुद्ध क्या है, हिम के विरुद्ध क्या है, स्निग्ध के विरुद्ध क्या है, ऐसे ये 10 जो महाभूत हैं, ये 10 जो गुण हैं, इन गुणों के विरुद्ध गुण भी हम चिकित्सा में यूज करते हैं। गुरुवादी गुण ये चिकित्सीय गुण बोले। नेक्स्ट। तो चिकित्सा फॉलोड बाय गुरुवादी गुण इज यूनिकोन, यानी जो हम ये व्याधि है, ये औषधि है, अलग अलग औषधियां अलग अलग व्याधियों पे यूज होते हैं। एक ही एक ही दवाई एक ही दवाई अलग अलग व्याधियों पे यूज होता है। जैसे कि मैं फलक आदि गूगल ही ले लूंगा, तो मैं उसको 10 20 30 40 डिसीज पे, अभी जो आगे डिसीज है उन डिसीज पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये कितना अच्छा एडवांटेज है ना कि बहुत सारी दवाई मुझे रखने नहीं पड़ेंगे, कम इन्वेस्टमेंट में मैं चिकित्सा करूंगा। तो ये कब साध्य होगा? ये साध्य होगा गुणों पे चिकित्सा करेंगे तो। डिसीज के गुण क्या है देखिए, और औषधि के गुण क्या है देखिए। हम और हमें गुरुवादी गुणों में बोला है विपरीत और विपरीय है, बस जो बड़ा है उसके विरोधी गुण यूज करो, हो गया। उसमें उपशय हमें मिलता ही है। इसी तरीके से गुरुवादी गुणों से के मदद से हम जो चिकित्सा करते हैं, ये बहुत यूनिक और अच्छा चिकित्सा पद्धति है। जो अभी और बहुत सारी डिसीज आएंगे, अलग अलग डिसीज, जैसे कोविड जैसे डिसीजेस आए थे, तो ऐसे अलग अलग डिसीजों की उत्पत्ति हो रही है, अलग अलग वायरसेस की उत्पत्ति हो रही है। तो हम गुणों पे काम करेंगे तो हम पीछे भी सही थे, बीच में भी सही हैं, और आगे भी सही रहेंगे। ऐसे ये अनादित्व आयुर्वेद का सिद्ध होता है, शाश्वतत्व आयुर्वेद का सिद्ध होता है। किसकी वजह से? गुणों की वजह से। गुण के ऊपर हम चिकित्सा करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट दिखेंगे और परमानेंट रिजल्ट दिखेंगे, याद रखिए। नेक्स्ट। अब हम कुछ डिसीजेस लेंगे जिसके तौर पे हम पंचभौतिक चिकित्सा का विचार क्या कैसे करते हैं, ये मैं आपको समझा सकूंगा। तो अतिसार और पांचभौतिक विचार कैसे, अतिसार और पांचभौतिक का विचार कैसे करेंगे? तो अतिसार में उपेक्षा है वैसे, सबसे पहले ये आपको पता है कि उपेक्षा करो। सबसे पहले जा रहा है, दोष जा रहा है, बाहर जाने दो। तो शरीर में एक जगह ऐसे आएगा कि शरीर में आप्यांश जो है शरीर के बाहर जाने लगेंगे, ज्यादा आप्यांश गया है शरीर से, तो हमें डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण, उसके जो लक्षण है अलग अलग वो हमें दिखाई देंगे। जैसे कि अ, पाचन द्रव्य, एक 2 मिनट। सॉरी। तो हम कहाँ थे? उपेक्षा एवं भेषजम। सबसे पहले तो शरीर में से जो एक्सेस आप्यांश गया है, तो उसकी वजह से अ, जो थकान वगैरह महसूस होता है, वह हम उसको स्टॉप करने का विचार करेंगे। तो क्या हुआ है यहाँ, अग्नि संदुक्षण सबसे पहले करना पड़ेगा। यानी जो तेज महाभूत है ये कम हुआ है, उसको हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अग्नि को पृथ्वी और आप्य के गुण ज्यादा बढ़े हैं, इसलिए बहुद्रव शरणम ऐसे हो रहा है। इसलिए पाचन द्रव्य देके अग्नि संदुक्षण करेंगे। अग्नि संदुक्षण होने के बाद क्या होगा, उसके पचन व्यापार प्राकृत हो जाएगा। उसका जो पचन है, अग्नि है, वो प्राकृत हो जाएगा, और उसके बाद उसको उपशय मिलेगा। यानी आकाशवायु गुणात्मक द्रव्यों की योजना हम ऐसे करेंगे तेज महाभूत के हेल्प से कि वो
पृथ्वी आपके गुणों को कम करेगा, इससे अतिसार कम हो जाएगा। जैसे कि संग्रही द्रव्य देने की जरूरत नहीं है, हम जहां गुद से वाटरी स्टूल जाने लगा है, तो जो लिक्विड है वो यूरिन से जाना चाहिए, वो पीछे से जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, मूत्रपिंड का काम बढ़ाएंगे, श्व जैसे हरड़ू जैसे औषधि देंगे, तो उससे अपने आप अतिसार कम हो जाए। ये पंचभौतिक चिकित्सा की अलग खासियत है। नेक्स्ट, तो यहाँ महाभूत अ, यहाँ उदर परीक्षण क्या मिलेगा ये देखेंगे। तो पार्थिवनाद जो है ये घननाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम काले पत्थर पे हाथ रख के हम बजाएंगे तो उसमें नाद उठेंगे ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं देगा हमें। तो हम ईंट पे हाथ रखेंगे तो कुछ सुनाई देगा, लेकिन बहुत डल नाद नाद होंगे उसमें। यानी पत्थर के ऊपर हम जो बजाएंगे वो हुआ पार्थिव नाद, क्योंकि उसमें सघन पृथ्वी है। और जो ईंटों के ऊपर हम बजाएंगे तो उसमें सौशीरित, वो पृथ्वी है लेकिन उसमें सुशीरता है, उसमें वायु भरा हुआ है, उसमें जो आवाज उठाएंगे वो घन नाद हो गए। ये ऐसे घन और पार्थिव का हम अलग अलग समझ सकते हैं ये चीज। साथ में पीड़ना भी होता है, पीड़ना पर तब अतिशय कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम स्थौल्य और पांचभौतिक चिकित्सा का विचार करेंगे। स्थूलता में क्या होता है, एक पृथ्वी और आप महाभूत का दुष्ट वृद्धि होता है। पृथ्वी और आपका शरीर में दुष्ट वृद्धि होती है, उससे क्या होता है, अपना पचन बिगड़ जाता है। पचन बिगड़ने से क्या होता है, यकृत जो है अपना प्राकृत कर्म छोड़ देता है, अप्राकृत हो जाता है, उसका कर्म बिगड़ जाता है। ये सन्निकृष्ट निदान से नहीं होगा, यानी मैंने 2 दिन खाया 4 दिन खाया उससे नहीं होगा। मैं सालों से वही चीज कर रहा हूं, मैं सालों से ना रात में देर से खाना खा रहा हूँ, सालों से ना मैं दही सेवन, रात में दही का खाना, दही युक्त खाना खा रहा हूँ। जैसे कि नहीं तो हम दूध और बाकी चीजें दूध के साथ हम खा रहे हैं रात में बहुत देर से, ये बहुत साल तक ऐसे ही चल रहा है, तो क्या होगा, लिवर यकृत अपना प्राकृत कर्म कम करेगा, बंद करेगा। तो विप्रकृष्ट निदान निदान से क्या होगा, यकृत पचन का पहला दरवाजा है वो बिगड़ेगा, तो प्लीहा भी बिगड़ जाएगी। प्लीहा बिगड़ गया तो दोनों मूत्रपिंड भी बिगड़ जाएंगे, तो मूत्रपिंडों के ऊपर स्पर्शा सहत्व आ जाएगा, पीड़ना सहत्व आ जाएगा। तो अपना प्राकृत कर्म वृक्क, प्लीहा और यकृत, ये चारों जो है अपना प्राकृत कर्म छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो पचन के 4 द्वारपाल हैं, तो इन्होंने अपना काम छोड़ दिया तो पचन बिगड़ जाएगा। पचन बिगड़ने की वजह से अग्नि बहिर्गत हो गया, अग्नि बहिर्गत होने से भूख ज्यादा लगेगी, खाएंगे ज्यादा, और उसका अपाचित आम बनेगा। इससे अपना शरीर का वॉल्यूम बढ़ेगा और उसको ही हम स्थूलता बोलते हैं, स्थूलता या अति स्थूलता बोलते हैं। तो इसकी संप्राप्ति क्या रहेगी, नेक्स्ट, पृथ्वी और आप महाभूत का अति पूर्ण हो जाएगा, और एक होने से ये हेतु सेवन जन्य पृथ्वी और आपका अति पूर्ण होने से साम धातु की उत्पत्ति हो जाएगी। साम धातु की उत्पत्ति होने से जो पृथ्वी और आप्यांश शरीर में है वो दुष्ट होके बिगड़ जाएंगे, और जो वॉल्यूम बढ़ेगा शरीर का, जो वेट बढ़ेगा शरीर का, उसको हम स्थूलता अति स्थूलता बोलते हैं। तो स्थूल्य और पांचभौतिक चिकित्सा का और अच्छी तरीके से हम संप्राप्ति कैसे लगा पाएंगे, नेक्स्ट, तो यकृत और पित्त की चिकित्सा यहाँ करना है। यानी यकृत में जो पित्त का सिक्रीशन है, यकृत में एक गॉल ब्लैडर होता है, तो उसमें से जो पित्त का कंसिस्टेंसी है, यानी पित्तम आप क्वालिटीज आगे लाइए, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्र सरम द्रवम, ये जो गुण है ये बिगड़ने से पाचन बिगड़ा, इसलिए हम यकृत पे पहले काम करेंगे, यकृत और पित्त की चिकित्सा करेंगे, बाद में यकृत और पित्त की चिकित्सा करने से
यानी आगे क्या करेंगे, उसका अग्नि संदूषण करेंगे। अग्नि संदूषण हो गया तो औषधि योजना इस तरीके से करेंगे कि हेतु सेवन क्या हुआ है उस तरीके से, जैसे कि मैंने मुखपाक का एग्जाम्पल आपको दिया था, उसी तरीके से औषधि योजना करके हेतु सेवन का विचार करेंगे। और उसके साथ में मेद धात्वाग्नि का ही भी विचार करना है। मेद, मांस, मेद और अस्थि, ये तीनों का विचार हम जब करेंगे, मांस मेद धात्वाग्नि हम ठीक करेंगे तो उसमें से जो स्नेह है वो भी ठीक हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जो मेद धातु है वो कम होने लगे, डिपॉजिट होने लगा मांस धातु में। फिर वेट तो कभी कभी ऐसे होता है स्थूल चिकित्सा में, स्थूलता की चिकित्सा में जब करते हैं वेट तो कम नहीं हुआ, लेकिन जो बॉडी का शेप है वो धीरे धीरे ठीक तरह से होने लगा है, यानी उसका मेद का रूपांतरण मांस धातु में हो रहा है ऐसे। तो यहाँ मेद धातु अग्नि का विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ में अपान वायु, अपान अपान अगर श्रोणी बस्ती में गोचर ऐसे जो बोला है, अपान वायु का जो क्षेत्र है उसका भी विचार करना है, वृक्क का भी विचार करना है। इसमें दवाई क्या यूज होता है, जनरली चातुर्तक योग है। चातुर्तक में क्या होता है, किरत तिक्तम अमृता चंदनम विष भेषजम, यानी ये सब तिक्त द्रव्यात्मक तिक्त रसात्मक द्रव्य है, पाचन है, आकाशवायु गुणात्मक है। तो रसोनादि वटी है, जो लशुनादि रसोनादि जो ग्रंथों में बोला गया है उसमें थोड़ा सा पाठ बदल है दातर शास्त्री जी का। उसमें फिर शोध अंशादि गुगुल है, जो भी जो ग्रंथोक्त गोक्षरदि गुगुल का पाठ बदल करके दातार शास्त्री जी ने गोखरो धमासा और पाषाण का जो क्वाथ है वो बहुत सारा क्वाथ उसमें होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अम्लधर्मी कल्प है। तो फलत्रिकादि गुगुल है, किन्ही योग है और हरड़ु योग है। ऐसे अलग अलग द्रव्यों का विचार हम स्थूलता में कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो एक रोगनानुभव है स्थौल्य का, ये देखेंगे, जो कि पृथ्वी आप्य गुण वृद्धि से लिया है। तो मेल था ये पेशेंट, वो कैशियर था एसबीआई। मैंने बोला है कि हेतु सेवन व्यवसाय भी हेतु सेवन है, इसलिए मैंने व्यवसाय भी उसका लिखा है। वो बैठे काम था उसका, वो कैशियर था। तो उसका बर्थ डेट 9वें महीने में, 9 10 11 12 1 2, यानी फेब्रुवरी में उसका रक्त धातु था। वेट उसका 92 kg था। वेट कम करना है ऐसे ही आया था वो। तो उसको पूर्व इतिहास लिया तो शीतला रोमांतिका ऐसे रक्तगत ज्वर उसको हुए थे। तो आयासेन श्वास उसको थोड़ा सा चलेंगे तो दम लगता था, इतना उसका वेट बड़ा था। तो मल विषम था। मूत्र उसका 2 बार नकते नहीं, ये नक्त मूत्रता क्यों लेते हैं, उसके वृक्कों पे कितना स्पर्श सत्व है कितना पीड़ना सत्व है ये इसका हमें अंदाजा आता है, इसलिए मूत्र 2 बार नक्त था। अग्नि प्राकृत था उसका, खाना अच्छा था। निद्रा खंडित है, उसको नींद ठीक तरह से नहीं आती थी क्योंकि वो कैशियर था, बुद्धिवादी पेशेंट था। तो उदर परीक्षण करेंगे तो यकृत घन था, प्लीहा आकाशीय था, क्योंकि उसको शीतला रोमांतिका हो गए थे इसलिए उसका प्लीहा आकाशीय होना ठीक है, वो तो नॉर्मल है। तो उभय वर्ग का पीड़ना से होता था उसको। तो चिकित्सा में जब पहले आया हो पेशेंट उसको तो सुबह 6 शाम को 6 बजे फलत्रिकादि गुगुल और शोध औषधि गुगुल एक ही पुड़ी में दिया। 10 और 2 बजे रजनी योग और शोध औषधि गुगुल फिर से दिया उसी में। और दोनों खाने के बाद चातुर्थ को त्रिफला गुगुल, जिसको हम वरागो बोलते हैं, वो दिया। बाद में वो साधारण 15 दिन के बाद आया तो उसका नक्त मूत्रता कम हो गया था, यानी दोनों वृक्कों पे जो वेदना थी वो भी कम हो गई थी। और सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे फलत्री गति गुगुल शोध औषधि गुगुल ऐसे ही रखा। और यही औषधियां मैंने कंटिन्यू किया, जो कि फल श्व 10 2 बजे रयो श्व, और दोनों खाने के बाद चातुर्थ और वराग वही कंटिन्यू किया। फिर बाद में वो जब 15 दिन के बाद आया तो उसका आयसन श्वास उपशय, यानी वो थोड़ा चलने के बाद 88 kg वेट था उसका, जो कि पहले आया था 92 kg था। तो 4 किलो उसका वेट उतर गया एक एक महीने। बस वो तो ज्यादा अचीवमेंट है अपना। तो आयसन श्वास उपशय, उत्साह, उसको जो डलनेस फील होता था काम करने का, जो एक एंथुजियाज्म ही नहीं रहता था वो कम हो गया उसका, उत्साह आने लगा और नींद ठीक तरह से आने लगी उसको।
तो सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे फलत्रिकादि गुगुल, शोध औषधि गुगुल, 10 बजे 2 बजे रजनी योग और शो, और दोनों खाने के बाद चातुर्थ और वरागु दिया। फिर आगे जब वो 1 महीने के बाद आया पेशेंट, तो उसको सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे फलश्व, 10 बजे रजनी योग, सॉरी रसोनादि, और दोनों खाने के बाद चातुर्थ योग, ऐसे औषधि योजना की। फिर फिर वो जब एक 15 महीने के बाद आया, तो उसको ना 2 महीने में 85 kg वेट उसका हो गया था। और प्लीहा ठीक, यानी प्लीहा अल्प घन, आकाशीय यानी यकृत उससे थोड़ा सा घन होता है, ये नॉर्मल नाद है। और उसको फिर सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे फलत्रिकादि गुड़, शोधष्टि गुड़, 2 बजे रसोनादि वटी, और दोनों खाने के बाद सिर्फ चातुर तक ऐसे दिया। तो ऐसे साधारण देखिए 2 महीना औषधि देने के बाद फिर से उसका वेट आया 80 kg तक, वो आ गया बस। फिर पेशेंट ने औषधि अभी बंद की, ये स्थौल्य का रुग्ण अनुभव हुआ। अब हम उष्णता यानी जो रक्तगत ज्वर है, नेक्स्ट रक्तगत ज्वर है, उसका हम एक केस देखेंगे, और ये क्या है ये देखेंगे पहले। तो रक्तगत ज्वर में अतिरिक्त पृथ्वी और आपकी व्याधियों के बाद, जैसे कि शीतला है, रोमांतिका है, ये अपना कामला है, अभी कोविड है इसमें, क्योंकि बहुत सारी औषधियां यूज की है एक। और ये रक्त को लेके जो धातुगत ज्वर है, ज्वर चिकित्सा में, यानी उसमें रक्तगत ज्वर है जो है ये, इसकी हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए। उसका रक्त धातु पे बहुत बुरा असर हो जाता है। रक्त का पंचभौतिक लेंगे, विसरता, द्रवता, राग, स्पंदनम, लघुता, ऐसे पंच महाभूत के 5 गुण हैं। तो इसमें राग गुण ज्यादा बढ़ता है, इसको हम उष्णता बढ़ी है ऐसे बोली भाषा में बोलते हैं। अतिरिक्त तो पृथ्वी आपके व्याधियों के बाद तेज से होने वाले व्याधि भी शरीर को जलाते हैं, जैसे कि खसरा, छोटी माता, विषम ज्वर, आंतरिक सन्निपात यानी टाइफाइड, कामला, ये सब जीर्ण ज्वर है। कामला जैसे व्याधियों में रक्त में हो रहा द्रवता और राग गुण बढ़े हुए हैं। द्रवता भी बढ़ा हो, और राग राग गुण बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, राग गुण बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो जिनकी योग्य अवस्था में चिकित्सा होना जरूरी है। जब छोटा था तब कामला हो गया था, छोटा था तब छोटी माता वगैरह हो गया था। तो अभी ये वो स्त्री शरीर हो, तो पीरियड्स में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जैसे कि कष्टार्तव, अत्यार्तव, ग्रंथिलार्तव। और पीरियड्स आए तब क्या करें, मुझे यानी उसको 2 दिन रेस्ट ही लेना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारों का होता है। और एंटीस्मॉसबिन ड्रग भी बहुत सारे लेते हैं, ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं बहुत सारे। तो इस ये सब उष्णता का विचार यहाँ करना जरूरी है। यहाँ प्राकृत कामला यानी नियोनाटल फोटोथेरेपी जैसे व्याधियों का भी विचार जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब उष्णता का एक रुग्णानुभव है। इंजीनियरिंग की एक विद्यार्थी थी जो कि सेकंड ईयर में थी। तो पेशेंट का जो स्थान है वो भी बहुत जरूरी है। कहाँ से है, साधारण देश है, आनुप देश है, जंगल देश से है, ये भी लेना जरूरी है। तो जनवरी में रक्त धातु था, तो इसलिए, और उसको खसरा और पीलिया हुआ था इसलिए। और मैं वो कष्टार्थ करके आई थी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में। 30 डे में एक ही दिन उसको ब्लीडिंग होता था, और उस टाइम पे उतना उदरशूल होता था कि पूछो मत। तो और ग्रंथिल और कृष्णार्थ उसका सिम्टम थे कि शिरशूल, मन्याशूल और उदरशूल उसमें। तो पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता था, कभी होता था कभी नहीं होता, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी इसलिए बाहर का खाना पड़ता था। गृहिणी जैसे लक्षण उसको कभी कभी दिखाई देते थे। रात में एक बार यूरिन के लिए उठती थी, यानी मूत्रपिंड पे लोड था। खाना भी नॉर्मल था उसका। और और एक उसका सिम्टम मिला कि वो निद्रा लेट नाइट यानी 2 बजे वो सोती थी। देखिए, थोड़ा देर होता है बोली, यानी 2 बजे सोती थी। तो उदर परीक्षण किया तो यकृत घन, प्लीहा आकाशीय हुआ था, दक्षिण वृक्क वेदना थी। तो उसमें फलत्रिकादि गुगुल, श्वेत अंशादि गुगुल, पटोल,
जिंगी जिंगी शारदी, पटोलादि गुग्गुल, जिंगी शारदी, हम जो धातुगत कषाय बनाते हैं उसमें 20% गुग्गुल डालते हैं, चातुर्थ योग छोड़ के उसमें गुग्गुल नहीं डालेंगे, बाकियों पे 20% गुग्गुल डालेंगे। वो ज्यादा दिन तक रहेगा भी, यानी उसकी वीरता भी रहेगी और वो काम भी ठीक तरह से करेगा, व्यवहार और विकसित उसमें ज्यादा रहता है। तो उसके साथ में जिंगी शारदी, पद्मकांति, रजनी योग, हरड़ू, अपन भस्म, ऐसे चिकित्सा का उपयोग किया। 3 महीने में पेशेंट को पूरा उपशय मिला। उसके 3 से 5 दिन तक पीरियड उसके होने लगे, ब्लीडिंग उसको होने लगा, और 30 डेज में तो आता ही था। पहले वो 2-3 साल पहले उसको पीसीओडी के कुछ लक्षण मिले थे, ऐसा वो बोल रही थी। तो तब से ये चालू हुआ। तो बाद में ये सब उसका 3 पीरियड ठीक तरह से आ गए तो हमने बंद किया उसका मेडिसिन। नेक्स्ट। और आम मौत और पांचभौतिक चिकित्सा का विचार कैसे करेंगे? हेतु सेवन यानी विरुद्धाहार विरुद्ध चेष्टा से चेष्टा भी हेतु सेवन करके लेंगे। जठरानल दौर्बल्य, इंटेंसिटी ऑफ तेज महाभूत के डिक्रीज्ड, या यानी अग्नि मांद्य हो गए। संधि के स्थान में संशय, पृथ्वी और आप दुष्टि हो गई इसमें। गुरु स्निग्ध मृत्न और शीत गुणों में वृद्धि हो गई। प्राकृत वायु की विगति हो गई, यानी वायु का जो विमार्गमन है ये हो गया, यानी संधि स्थान में स्थान संशय होने से ये हो गया। तो आकाश का अवकाश पृथ्वी और आप महाभूत से भर गया, यानी आकाश को जो अवकाश जो संधि स्थान में था वो पृथ्वी आप से भर गया, यानी साइनल फ्लूइड जो है उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई और इससे जकड़न होने लगा पेशेंट को। यानी तेज महाभूत कम हो गया और संधि स्थान में उसका स्थान संशय हो गया। नेक्स्ट। तो आमवाद का पांचवती चिकित्सा से विचार क्या करेंगे, उसके चिकित्सा कैसे करेंगे? ग्रंथों में योग रत्नाकर में बताया है। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनीच, यानी लंघन यानी उष्णोदक और निराहार रहना, लंघन करना। वृक्ष स्वेदन करना, जैसे कि शुंठी चूर्ण, पंचकोल का चूर्ण आदि। जो सूजन लेके पेशेंट आते हैं उसको हम ड्राई शुंठी की पाउडर देते हैं, वृक्ष स्वेद हो गया। जैसे कि हम बालू से वगैरह जो उसके कपड़े में डाल के उसका जो स्वेदन करना, ईंटों से स्वेदन करना ये बोलते हैं ना, तो कभी कभी वो जलता है। तो इससे अच्छा है कि आप शुंठ लगाओ, ड्राई शुंठी लगाओ, ड्राई शुंठी लगाओ, और दिन में 2-3 बार, और ऐसे उसको वो आप महाभूत को खींच लेगा, और उससे स्थानिक जगह पे हम उसको वृक्ष स्वेदन करें, ऐसे होगा। और तारतम्य से शुंठी का चूर्ण, पंचकोलक का चूर्ण यूज करते हैं। तिक्त द्रव्यों को सेवन, जैसे कि गुड़ुची, कुटकी, किरात तिक्त, ये सब है। फलत्रिकादि गुगुल में रसोनादि वटी है, इसके साथ में दीपन द्रव्य की योजना जैसे कि शिव है, चातुर्थ योग है, फलत्रिकादि गुगुल है, लघु सूचकर योग है। लघु सूचकर योग ये ग्रंथोक्त नहीं है, इसको हम जो नागवेली पत्र की भावना नहीं देते, इसको शुंठी की भावना देती है। 3 भावना शुंठी की भावना देंगे तो एक ग्राही कल्प होता है। तो इस तरीके से औषधि की योजना आमवात में करते हैं। आमवात ये एक चैप्टर लास्ट पंचभौतिक चिकित्सा भाग एक में लास्ट चैप्टर है आमवात व त्याची चिकित्सा, आपको इजी में समझ में आएगा वैसे तो। नेक्स्ट। आमवात का रुग्ण अनुभव है। तो इसमें एक स्टूडेंट था, यानी जूनियल अर्थराइटिस का केस था ये। तो इसको मन्याचूल और तीव्र जानुशुद्ध था। 3-4 महीने वो कहीं एलोपैथी की औषधियाँ लेके आया था कि आयुर्वेद में कुछ है क्या देखिए करके वो आए थे। तो 14-15 साल का बच्चा था वैसे तो। उसको पूर्व इतिहास में कामला हुआ था, और दुग्धपान घर का ही दूध होने की वजह से दुग्धपान ज्यादा था उसका। दुग्धपान वैसे तो अपने अग्नि पे दुष्ट आप और पृथ्वी की वृद्धि ही करती है वैसे तो, लेकिन उसके साथ में वो विरुद्ध आहार करके भी यूज होता है, ये याद रखिए। खाने में यूज होगा तो कैसे भी यूज करे आप, वो अपने अग्नि पे लोड देता ही है। तो सिम्टम में मन्याशूल, तीव्र मन्याशूल, तीव्र जानुशोथ शूल, जैसे कुष्ठुक शूल से जैसे उसका वो जो
पैर है, घुटना है, वो दिख रहा था, जानू है वो दिख रहा था। और थोड़ा सा भी चला तो वो उसको शूल वृद्धि होती थी। नेत्र आरक्त ने उसके जो आंखें है वो पूरी लाल हो गई थी। मल ठीक था, मूत्र 2 बार वो रात में पेन की वजह से अ, उसकी निद्रा भी खंडित थी और बार बार वो यूरिन के लिए उठता था। उदर परीक्षण करके देखा तो यकृत घन, प्लीहा आकाशीय और उभय वृक्कों पे वेदना थी। चिकित्सा इसको सबसे पहले जब आया पेशेंट तो 15 दिन के लिए उसको गुडार्द्र की योग दिया। जो अपन ने बोला है कि दातार शास्त्री जी ने बोला है कि वो अपनी जीवा से ही शीत धर्म का आभास उसको हो रहा है, इसलिए उसको गुडार्द्र की योग दिया। साथ में फलत्रिकदी गुगुल, शोधनष्टि गुगुल, रजनी योग, चातुर्तक योग, ज्वाराहर योग, जो कि त्रिभुवन कीर्ति रस सिंधु का और 1 भाग और 4 भाग गैरी, शुद्ध स्वर्ण गैरी ऐसे हैं। तो शुंठ का प्रतिसरण जैसे मैंने बोला, और रजनी योग। रजनी योग क्यों दिया कि उसको कामला और अत्यधिक दुग्धपान की हिस्ट्री थी, इसलिए लास्ट में 15 दिन में तो उसको 15 दिन के बाद आया तो नेत्र आरक्त का उसका कम हो गया था। शोथ थोड़ा सा उपक्षय हो गया था, शोथ और शूल नहीं उपक्षय कुछ हुआ था। शोथ थोड़ा हल्कापना लग रहा है ऐसे बोल रहा था। बाद में फलत्रिकादि गुगुण, श्व, रजनी योग, चातुर्थ योग, हरियोग और शुंठी का प्रतिसारण, रजनी योग ऐसे औषधि की योजना की। तो आगे वो जब साधारण 1.5 महीने के बाद आया तो शोध पूरा उसका उपक्षय हो गया था और शूल वृद्धि मेडिसिन का गैप, 15 दिन का गैप हुआ मेडिसिन का, तो उसको शूल वृद्धि हो गई थी। तो फिर से फलश्व, रयो, चातुर्तक और साथ में विद्रुम किट्टा ऐसे औषधियों की योजना की। तो आगे 2 महीने में पेशेंट को पूरा उपशय मिला, उसका पूरा सूजन भी कम हुआ और उसके जो वेदना है वो सब कम हो गया। इस तरीके से हम रुग्णानुभव इसका ये देख सकते हैं। अब संदिग्ध वात, एक्सेस बुद्धिंद्रिय की वजह से संदिग्ध वात कैसे होता है ये देखेंगे, आकाश वायु और वायु महाभूत की गुणवृत्ति से। तो संदिग्ध वात नेक्स्ट। तो ये पेशेंट था माइनिंग में कैशियर था ये। माइंस होते हैं ना ये अपना शाहबाद करके एक सिटी है यहाँ, जहाँ के शाहबादी फर्शी बोलते हैं ना, जो फ्लोरिंग के लिए जो आता है वो वहां से आता है। तो वहाँ वो कैशियर था, बहुत सारा काम था उसको। नेक्स्ट। तो उसको प्रीवियस हिस्ट्री में आंतरिक ज्वर था और पादशोथ बहुत सारा था उसको सिम्टम्स में। नेक्स्ट। वाम पादशोथ था, जानुशूल, उभय पादशोथ, उभय दोनों पैरों पे बहुत सारा सूजन था उसको। तो उसका मल नॉर्मल था, मूत्र में 2 नक्त मूत्र थे, तो थोड़ा सा दोनों वृक्कों पे स्पर्शा वे पीड़ना से होता था उसको, सॉरी उभय वृक्क स्पर्शा से होता था। और यकृत लिया, उदर परीक्षण में यकृत वृद्धि थी थोड़ी सी। चिकित्सा में पहले 15 दिन में उसको दिया तो फलत्रिका दिए गुगुल और हरड़ू योग, 10 और 2 बजे रजनी योग, चातुर्तक योग और हरड़ू योग एक ही पुड़ी में दिया था। और अपान में चातुर्तक धना पानी यानी जो धनिया होता है उसके पानी के साथ दिया था, उसका फांट करते हैं। और निशा में जटामसी का फांट था, उसको 1 महीने के लिए दिया था। तो 1 महीने के बाद पेशेंट का पादशोथ पूरा उपक्षय हो गया और शूल 40% उपक्षय होगा ऐसा पेशेंट ने बोला। तो यकृत बुद्धि फिर से उदर परीक्षण करके देखा तो यकृत बुद्धि, प्लीहा में घनता और उभयवर का पीड़ना से होता था। तो सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे फलत्रिकादि गुगुल हरड़ योग, 10 बजे 2 बजे रजनी योग, सिर्फ रजनी योग, और खाने से पहले हरड़ू और चातुर्थ धनिया के जल के साथ। तो निशा में जटांशी का फांड ऐसे 1 महीने के लिए दिया। तो 1 महीने के बाद पेशेंट आए तो शूल 80% उपशय। तो उसको सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे फलत्रिका दी गुगुल हरड़ योग, 10 बजे 2 बजे रजनी योग और दोनों खाने के उससे पहले हरड़ योग ऐसे दिया। और निशा में जटांशी फांट, देखिए निशा में जटांशी फांट ये देना ही चाहिए क्योंकि संदिग्ध वात जो है वो बुद्धिन्द्र के एक्सेस यूज से हुआ है, इसलिए। और अब इसको लगाने के लिए मैंने माश सेंधव तेल दिया, स्नेह स्वेद घर में करने के लिए दिया।
1 महीने के लिए। बाद में जो पेशेंट आया 1 महीने के बाद, तो उसको सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे हरुड़ योग और दोनों खाने के बाद पद्म कीर्तन गोंद के साथ, गोंद का जो हम लाही करके देते उसके साथ दिया। तो ये 15 दिन की दवाई दिया तो उसको पूर्ण उपशय हुआ। बाद में यही चिकित्सा 1 महीने के लिए दिया, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले लो करके, तो उसको वो उसने पूरा औषधि बन करके उसको उपशय मिला। इस तरीके से हम संधिगतवात और बुद्धिंद्रिय ऐसा विचार कर सकते हैं, जो आकाशवायु महाभूत की गुणवृद्धि से होता है। तो ऐसे नेक्स्ट, तो ऐसे इस तरीके से हम प्रत्यक्ष रुग्ण परीक्षा कर सकते हैं। तो कुछ गलतियां हो गई है तो वो मेरी हैं, जो अच्छा आपको कन्वे किया गया तो वो मेरे गुरु जी का है, इसलिए आप सबको धन्यवाद। इसको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट। Delegates, if you have any queries, you can ask. Sir, in chat box, there are few questions. मैं स्लो में बताऊंगा ना, किसी ने बोला थोड़ा स्लो बताइए, तो मैं स्लो में बताऊंगा ना तो मेरा ये टूट जाएगा ऐसे। आपको सुनना पड़ेगा उसी वेग से। व्हाट इज शो, शो यानी शोधंशदी गुगुल, गोक्षरादि गुगुल का एक पाठ बदल करके गोखरु धनवायस और लकड़ी पाषाण, पाषाण भेद यूज करके उसके क्वाथ की आपको 20 औषधि कल्प करके एक बुक है, उसमें ये सब मिलेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो सर, आपने जो स्थूलता में बताया है ना कि चिकित्सा में तो अग्नि का जो है बहिर्गमन, मतलब अपने स्थान से चली जाती है। अ, हाँ, बहिर्गमित जो हो जाते हैं, जैसे कि ज्वर में होता है। जी सर। ज्वर में क्या होता है उसी तरीके से लक्षण होते हैं यहाँ भी। ओके सर। अग्नि स्वस्थान में नहीं होता, बाहर होता है। जैसे अभी देखिए ज्वर में संताप होता है, हम शरीर को हाथ लगाएंगे तो गर्म होता है, अग्नि तो होता जी। है लेकिन वो अपने स्वस्थान में नहीं होता, इसलिए पचन बिगड़ा रहता है, इसलिए मैंने वो ओके वर्डिंग्स सर। यूज। ओके। ओके सर। और जो सर आपने योग बताया ना कि चतुर्थ, जिसमें किरात, तिक्त, अमृता और दो चीजें और क्या थी? किरातिक्तम अमृता, चंदन और शुंठी, ओके सर। ये थैंक यू सर। मेदोपाचक योग है, ओके सर। जिसको चातुर्तक बोलते हैं हम। उसको 3 भावना दी जाती है उसी ओके की, सर। भरड़ की उसकी। सर, काही जणांना जेवल्यानंतर थंडी वाजते किंवा काही जणांना जेवल्यानंतर घाम येतो. तर हाँ, दोन्हीच्या बद्दल सांगू शकाल का? जो खाने के बाद ठंडी बजती है वो अ, अभी उदर परीक्षण करके देखना चाहिए, लेकिन खाने के बाद जो ज्यादा पसीना छूटता है ना, वो तो मेद धातु की दृष्टि है। वहां हम चातुर्थ योग, ज्वरहर योग, फलत्रिकादि गुण ऐसे देंगे तो ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट है, खाने के टाइम पे बहुत सारा पसीना छूटता है, ऐसे लोग उनकी मेद दृष्टि होती है। नमस्कार सर। जी सर मैं नमस्ते। पंजाब से हूँ। ये पांच जी भौतिक चिकित्सा है जो पंचभौतिक, ये जी। सामान्य चिकित्सा से अलग है क्या? जैसे हम जो कर रहे हैं वो पंच नहीं नहीं, दोषों के अलग हिसाब से नहीं जो है। हम उसी का उपवर्णनात्मक कार्य है, जैसे कि हम त्रिदोष का विचार करते हैं, यहाँ पंचमहाभूत का विचार है, सिर्फ बस इतना ही। और थोड़े से पाठ बदल किए हुए द्रव्य है, औषधियां है, और एक ही औषधि हेतु सेवन के तौर पे काम करता है, इसलिए एक ही दवाई 10 डिसीज पे यूज होता है। यानी ये व्याधि है और ये औषधि है, ऐसे यहाँ नहीं है। तो ये जैसे हम यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हो जैसे ये जी। कुछ भी है, पुनर्नवा है या आरोग्यवर्धनीय है, तो ये भी तो हम बहुत सारी मतलब उसमें यूज कर सकते हैं। और उसमें जब हम दोषों के हिसाब से कर रहे हैं तो पंचभूत तो आ ही गए ना, तो ऐसे अलग क्या है? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने कभी अलग सुना है ना, नहीं। कैसे है मैडम कि यहाँ सिर्फ यकृत, लिहा और मूत्रपिंड, ऐसे 4 ही ऑर्गन्स है, उसी को हमें देखने हैं। आपके जो लक्षण है वो अलग है, वो हम देखेंगे भी नहीं, आपका उदर परीक्षण करेंगे और उस पर चिकित्सा देंगे ऐसे। इससे क्या होता है, एडवांटेज क्या है इसका, कि दवाइयाँ कम लगती है। मैंने अभी 20 साल के प्रैक्टिस में यानी बार बार यूज किए द्रव्य 20 ही है,
10 से 20 ही है। आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमारे इतनी दवाइयों पे हमारा काम बनता है, बस इतना ही है सिर्फ। ये नीचे के जो है ये ज्यादातर यूज होते हैं, ऊपर के बहुत कम यूज होते हैं। ये इसका एडवांटेज है, बाकी कुछ नहीं, ये भी आयुर्वेद ही है। तो जब जैसे जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं या सोराइसिस वगैरह जी है, तो इसमें फिर हम जी। क्या चीज लेते हो आप, फिर उसमें कैसे मतलब चिकित्सा उसमें हम होती है? उदर परीक्षण ही मैडम, उदर परीक्षण करके देखेंगे तो आप सोरेसिस जैसे चीज में बोलेंगे तो इसमें सामता ज्यादा होती है, पृथ्वी और आप गुण से वृद्धि ज्यादा होती है, तो इसे मूत्रपिंडों पे स्पर्शा सत्व होता है। तो उस तरीके से दवाइयां हम देंगे, जैसे कि हरड़ू है, हरड़ू योग है, शोध औषधि गुग्गुल है, ये देंगे तो ऑटो इम्यून में तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हम, आपको बोलता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 महीने लगते हैं, पर पेशेंट ठीक तरह से दवाई लेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके उसमें। आर फैक्टर है जैसे, ये दोनों जी दोनों का फिर अलग अलग रहेगा? वो भी हाँ, ऑटोइम्यून अलग है, बहुत सारे ऑटोइम्यून है। अलग यानी देखिए, हमें काम करना है यकृत पे, प्लीहा पे और दोनों वृक्कों पे, बस आपका डिसीज कुछ भी हो। अब जैसे मैं अपना ही लेती हूँ, आप कह रहे हो मतलब ये ठीक है आपकी बात कि तेज महाभूत से, जो अग्नि से, वर्ण का। जी अब मेरे पास पेशेंट भी बहुत आते हैं, वैसे मैं गायनिकी करती हूँ। ओके। तो खुद का भी जैसे चेहरे का जो कलर है वो मतलब पिगमेंटेशन हुई हुई है, और पेट की भी हाँ प्रॉब्लम मुझे रहती है। जी बहुत सारे लोगों को नहीं भी रहती, लेकिन चलो हार्मोनल हम मान के चलते हैं। तो इसमें फिर आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे मुझे अब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन लगा लो कि 25 ईयर से मुझे प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता अच्छे से। मैडम, हम क्या और करेंगे, सबसे पहले जाएंगे चिकित्सा की एक पद्धति, इन जनरल पद्धति बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम जाएंगे उसके हेतु पे, और सबसे पहले स्त्री या पुरुष, आर्तवम आग्नेयम शुक्रम सौम्यम ऐसे बोला गया है, यानी स्त्री शरीर है तो पहले से उष्ण है ऐसे मान के चलेंगे। बाद में आता है उसको डिसीज क्या क्या है ये देखेंगे। बाद में आता है उसका उदर परीक्षण क्या बोल रहा है, उसके लक्षण क्या है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। ऐसे ऐसे हम तो चिकित्सा कर इसके सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें मतलब स्पेशल आपके पास से ट्रेनिंग ही चाहिए, कि एक बार के लेक्चर से तो कुछ नहीं होने वाला? नहीं होने वाला मैडम, ये तो इन जनरल ट्रीटमेंट, ये अपना मैंने इंट्रोडक्शन बोला है मैडम अभी। ठीक है जी। हाँ, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए पहले। दातर शास्त्री की जो संस्था से बुक आएंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेटर नंबर देंगे उनका, तो उससे आप पहले बुक्स मंगाइए, फिर हम ऐसे अलग अलग व्याधियों पे हम बात कर सकते हैं। तो ये बुक हिंदी में रहेगी? जी, हिंदी में रहेंगी ये बुक्स, या मतलब मराठी हिंदी में इंग्लिश? है, अभी डेवलप हो रही है हिंदी में धीरे धीरे। धीरे धीरे। हम्म। ठीक है, हम अभी कल आएंगे। पंचभौतिक चिकित्सा करके एक बुक है जो कि हिंदी में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको सांगली दातरा संस्था से मिलेगी। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी ओके। सर सर आप अपना फोन नंबर दीजिए हमें। जी, आप मैडम से ले सकते हैं। ठीक है सर। हेलो सर, आपने जैसे बताया कि आम वात में ये मूत्रपिंड जो है असहत, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम, पेन जैसी वो जी, प्रॉब्लम। सर ये कैसे, ऐसा तो मतलब नहीं दिखता है। दिखता है मैडम, मूत्रपिंड हम जैसे किसको कि ले रहा है? घुटनों में दर्द है ऐसे हम ले लेंगे, अपान भाग में जो दर्द है उस वहां देखेंगे तो मूत्रपिंडों पे सूजन दिखती है, मैकबर्नी पॉइंट पे दबाया जाता है थोड़ा सा। जो आप ओके सर। प्रत्यक्ष देखेंगे, उधर परीक्षण का हम अलग सेशन भी ले सकते हैं उसमें। तो उसको हम जब थोड़ा थोड़ा जब हम पीड़न और ताड़न करते हैं ना, तो उससे समझ में आता है, वहां स्पर्शा तो होता ही है पेशेंट पे, दोनों रुकों पे। ओके सर। ओके स्पर्शासत्व ओके ने सर। स्पर्श असहत्व, पेशेंट को हम हाथ लगाएंगे दबाने के लिए तो अपना हाथ उठाएगा, नहीं नहीं बहुत दर्द हो रहा है, रुको रुको करके। ओ- पीड़ना सत्व ओके ने सर। थोड़ा ज्यादा दबाएंगे तो उसको दर्द होगा तब, ऐसे। ओके सर। और सर ये हरलू योग क्या है? हरड़ू योग यानी सिलोशिया अर्जेंसिया करके, कुरंटिका करके एक ग्रंथोक्त द्रव्य है, जिसके मराठी में उसको कुरुडू बोलते हैं। उसके बीज मूत्राशमेर में यूज होते थे अभी पास्ट में। 1965 में वनौषधि गुणादर्श में एक ही रेफरेंस है
जहां यूज किया है। बाकी तो पंचांग पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति में ही यूज हो रहा है, उसके पंचांग यूज करते हैं हम। वो मूत्रपिंड पे काम करने वाला द्रव्य है। सर बॉटनिकल नेम क्या है इसका? आई एम फ्रॉम सिलोशिया यूपी अर्जेंशिया। तो सर। ओके ओके। हाँ, कहीं भी सर आता है, वो अगर हमें आएगा, यूपी में भी आएगा। पंचभौतिक का कोर्स करना हो तो सर आप हाँ, करवाते हैं क्या? दत्तर संस्था से एक कोर्स चलता है मैडम, ऑनलाइन कोर्स चलता है, डिप्लोमा इन पांचभौतिक चिकित्सा करके। सर उसको आप ज्वाइन कर सकते फोन हैं, 6 नंबर महीने का कोर्स है। सर फोन नंबर बताइए, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? फोन नंबर बोलिए सर। हाँ, मैडम देंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटर मैडम देंगे आपको नंबर उस संस्था का। ठीक ठीक है सर, ठीक है, मैडम को बोलते हैं, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि अगर कोई जी मैम। 70 इयर्स कोई वुमेन है, फीमेल पेशेंट है सर, और उसको पहले मतलब हिस्ट्री थी मैडम आप मुझे आरए पर्सनल फोन कर सकते हैं मैडम, इसके लिए अभी ओके देर सर हो रहा ओके सर। है। सर जी मैडम। बिल्कुल सर, अगर आपके पास टाइम रहेगा सर तो मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब। नहीं, मैं बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फोन कीजिए। ओके सर। और किसी के क्वेश्चन? सर विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी या B12 इसका भी विचार है क्या पांचभौतिक चिकित्सा में? मैडम सब उधर परीक्षण के ऊपर डिपेंड है, और पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या लेके आया है पेशेंट, उसके लक्षण क्या है। ठीक है, वो तो रिपोर्ट्स आए हैं, उसके ऊपर तो काम करेंगे तो हो जाएगा मैडम, होता है। डिफिशियंसी वगैरह ये सब कवर होता है, ये हम अपने शास्त्र में कन्वर्ट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा मैडम। विटामिन डिफिशियंसी क्या देंगे ऐसे नहीं होता, हम उधर परीक्षण करके देखेंगे उसको, उसके बाकी मल मूत्र कैसे है, निद्रा कैसे है, शरीर भाव बाकी देखेंगे, उस ओके, पे काम क्योंकि करेंगे तो हो आजकल जाएगा। हाँ सभी के रिपोर्ट्स में वो आ जाता है, तो इसके जी मैडम, लिए आता है। हाँ। B12 डिफिशियंसी वगैरह बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो इसमें हम काम करते हैं। सर मंडूर का भी प्रयोग होता है ना पांचभौतिक में? मंडूर हाँ, मंडूर का भस्म। प्रयोग होता है, मंडूर बनाने का तरीका अलग है मैडम, इसको किट्ट बोलते हैं, मंडूर किट्ट बोलते हैं। ग्रंथोक्त पद्धति नहीं है, वो आपका औषधिकरण के बुक में मिलेगा। ठीक है मैडम, रुकेंगे यहाँ? सर आपके लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कोई? नहीं मैडम। ओके, और ये आज का लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ, आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग रहेगा। हम लोगों ने जो लिंक शेयर की थी वहां पर एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डाली थी, टेलीग्राम ग्रुप की डाली थी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री लेक्चर्स के मैसेज भी आएंगे और आज के लेक्चर के रिकॉर्डिंग भी वहां पर आपको मिलेंगे। सेकंड, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग IIS के जो फ्री लेक्चर के ग्रुप है उसमें से कोई भी एक ग्रुप, काफी सारे ग्रुप्स है तो कोई भी एक ग्रुप में बने रहिए, वहां पर भी हम लोग लेक्चर के लिंक डालेंगे। पर रिकॉर्डिंग्स टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डालते हैं, उसका रीजन ये है कि टेलीग्राम से डाटा जाता नहीं है, वो एज इट इज महीने भर के बाद में भी कोई वहां पर लॉगिन करेगा तो पुराना डाटा उसे मिलता है। सर सबसे पहले तो थैंक्स, काफी अच्छा लेक्चर हुआ। सर के बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। सर का मेडिसिन प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, सर की फार्मेसी भी है, काफी सीरियसली सर मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन है। साथ में सर की गायनेक प्रैक्टिस काफी अच्छी है। सर थैंक्स, आज के लिए काफी अच्छा लेक्चर हुआ। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा नंबर भी शेयर कीजिए ग्रुप्स में वगैरह, किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ सर, नंबर डाल दीजिए। चलेगा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सबको, थैंक धन्यवाद। थैंक यू सर।